सामने हूं और लेके आया हूं लेक्चर नंबर 3 बेटा। अनुगमन वेग पढ़ने वाले हैं। धारा विद्युत चल रहा है, चैप्टर का नाम अगर देखेंगे तो धारा विद्युत है। इसमें हम लेक्चर नंबर 3 को अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अनुगमन वेग के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको हम वीडी से निरूपित करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, हर जगह पर काम देगी और बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये हम सीखेंगे सही मायने में इलेक्ट्रॉन कैसे चालक तार के अंदर चलते हैं, अब आपको उसका नॉलेज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से गति करते हैं एक चालक के अंदर, इसका सही मायने में आपको जो आइडिया लगेगा आज लग जाएगा। ठीक है, हाँ, तो बहुत अच्छे हैं बेटा हम, और बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। जैस्मिन, कुसुम है ना, सक्षम, कई सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं। क्विज आएगा आपके सामने, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, प्रतिरोधकता हमने कल पढ़ी थी और अनुगमन वेग हम पढ़ने वाले हैं। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधकता के बारे में हमने आपको बता रखा है, एक बार फिर से बताएंगे और कुछ क्वेश्चन पहले करेंगे। पहले इस पर कुछ प्रश्न करेंगे, इस पर प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा अनुगमन वेग। ठीक है, अनुगमन वेग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अनुगमन वेग इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रतिरोधकता से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुगमन वेग। तो आइए देखते हैं कि क्या है। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से फटाफट से करिए बच्चा। हाँ जी बच्चे, हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, ओमीय प्रतिरोध है। प्रतिरोध दो तरह के होते हैं बेटा, पदार्थ मतलब चालक पदार्थ दो तरह के होते हैं, या प्रतिरोध दो तरह के होते हैं, ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध। ठीक है, ओमिक कंडक्टर्स और नॉन ओमिक कंडक्टर्स, या ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस जो होते हैं। कंडक्टर नहीं, रेजिस्टेंस से बोलेंगे, कंडक्टर बोलना अच्छी बात नहीं है, गलत बात होगी। तो ओमीय, ठीक है, प्रतिरोध, और नॉन जो हम बोलते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, या रजिस्टर जो होते हैं वो क्या है। हो गया, चलिए आइए देखते हैं। राय क्या होता है बच्चे बोल रहे हैं। बेटा राय कुछ होता हो या ना होता हो बस बोल दो, खुशी के लिए। खुश होते हैं जब ना आप, तो राय बोलते हैं। खुश हो के राय बोलिए, बस सिंपल सी इतनी बात है। जब खुशी हो, समझ में आ जाए टॉपिक, मजा आ जाए, तो राय बोल दो, समझ में आ जाएगा मुझे कि आपको मजा आ गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक चालक तार की बात कर रहा है, उसके विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो सिंपल सी बात है, डी नंबर पर निर्भर करेगा। किस पर? डी नंबर पर। किस पर करेगा बेटा? डी नंबर, पदार्थ की प्रकृति पर। ये तो अभी लिख के दिखाया था आपको, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सही है ना, यहां तक ये समझ में आया आपको? डी पर निर्भर करता है। रो की बात कर रहा है, रो इक्वल टू हमने लिखा था ना RA/L। ये किस पर निर्भर करता है बेटा? रो किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरे का आंसर देखते हैं। दूसरा है ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध का मतलब वे चालक पदार्थ जिनमें ओम का नियम का पालन करते हैं, या वो जो चालक ओम के नियम का पालन करते हुए, जिसमें V का मान बढ़ाओ तो I का मान बढ़े। मतलब ओम का नियम क्या है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो जब हम लिखते हैं V बराबर IR, यहां पर आता है V बराबर, यहां फिर आ जाता है R और I। ये जो फॉर्मूला है ये ओम का नियम है। ओम का नियम मतलब ये वाला फॉलो होना चाहिए। मतलब I का मान, देखो I का मान बढ़ना चाहिए। ठीक है, V का मान अगर हम बढ़ा रहे हैं तो I का मान बढ़ना चाहिए। सिंपल सी बात। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर ऐसा हो रहा है किसी चीज में, किसी प्रतिरोध में, किसी चालक तार में, तो वो ओमिक है। जिसमें ये नियम पालन नहीं होता, ठीक है, वो ओमिक नहीं है। तो ये किस में होगा? ओम ने किसके लिए दिया था नाम? याद रखो, ओम ने क्या था? किसी भी, क्या लिखा था? ऐसे स्टेटमेंट लिखा था, किसी चालक, क्या लिखा था मैंने? किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया था। तो चालक की बात की जा रही है यहां पर। चालक कौन सा है? डायोड जो होते हैं वो चालक नहीं होते हैं। ट्रांजिस्टर वही चीज होता है, जो डायोड है वैसा ही ट्रांजिस्टर है, अर्धचालक होते हैं। और ये बी भी अर्धचालक है, ये भी नहीं है, इसका भी डी नंबर ही करेक्ट है। तांबे का तार ही चालक है सिर्फ। ठीक है, तो चालक के बारे में। अच्छा, जो अर्धचालक, ये तीनों अर्धचालक से बनते हैं। तो अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक, इसका आंसर आपको पता चलेगा लास्ट चैप्टर में। किसमें बेटा? लास्ट चैप्टर में। लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 15, लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, जो कि है, नाम ही है अर्धचालक। चैप्टर का नाम ही अर्धचालक है, तो अर्धचालक पदार्थ तथा युक्तियां चैप्टर का जो नाम है, उसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। संधि डायोड के बारे में जानेंगे, संधि के बारे में जानेंगे, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे,
फोटो डायोड के बारे में जानेंगे, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये प्रकाश उत्सर्जक जो डायोड है बेटा, जिसको हम एलईडी बोलते हैं, एलईडी बोलते हैं ना, एलईडी बोलते हैं, हम कहते हैं एलईडी लगा दो, तो ये एलईडी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एलईडी क्या होती है और कैसे काम करती है ये हम सब सीखेंगे। कब सीखेंगे? इस चैप्टर में, ठीक है, अर्धचालक वाले चैप्टर में। समझ में आ रही बात? स्टार्ट करें, आगे चले। यहां तक सबका हो गया, तैयार है? कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम कहीं पर कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत, कुछ समझ में ना आ रहा है, पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, जो प्रतिरोधकता पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई 1 मीटर तथा व्यास 0.4 मिलीमीटर के एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है। एक कोई तार है, इस तरह से एक तार है बेटा, ठीक है, इसकी लंबाई हमें बता रखी है, ये तार है, पाइप नहीं है, तार है। इस तार की लंबाई बता रखी है, एल बराबर कितने बेटा? 4, एल बराबर कितना बेटा? 1 मीटर। कितना दे रखा है? मीटर में दे रखा है, 1 मीटर। बहुत अच्छी बात है। इसका व्यास दे रखा है, मतलब ए का मान दे रखा है। व्यास मतलब व्यास दे रखा है, ए का मान नहीं दे रखा है। व्यास क्या होता है बेटा? इसको अगर सामने से देखेंगे तार को तो क्या दिखेगा? वृत्त जैसा दिखेगा। तो इसकी जो त्रिज्या होती है उसका डबल, जो त्रिज्या है उसके डबल, मतलब व्यास दे रखा, मतलब 2r का मान दे रखा है, ठीक है। तो व्यास क्या होता है बेटा? 2r। देखो ध्यान से देखो, 2r बराबर दे रखा है 0.4 मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर मुझे r का मान निकालना है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, जो कि आ जाएगा 0.4 बटे हो जाएगा 2 मिलीमीटर। कितना आ जाएगा बेटा? 0.2 मिलीमीटर। अब r का मान देखो तो मिलीमीटर में आ रहा है और l का मान मीटर में दे रखा है। तो r को कैसे करेंगे बेटा? r का मान हम चेंज करेंगे मीटर में, तो 0.2 गुणे 10 की घात 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होता है बेटा? 10 की घात -3, ठीक है, और ये बन गया मीटर। तो ये r बराबर हमने निकाल लिया मीटर में। r का मान हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमें क्षेत्रफल का मान पता करना है, इसका क्षेत्रफल, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल देखो सामने से कैसा दिख रहा है? गोलाकार। तो एक गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? एक गोले का नहीं, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? होता है पाई r स्क्वायर। इसका मान निकाल लीजिए, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, और गुणे r का मान कितना है? हमने निकाल रखा है 0.2 गुणे 10 की घात -3 का होल वर्ग। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? a का मान निकालो फटाफट से पहले। 3.14 गुणे आ जाएगा 0.2 गुणे 0.2, 2 बार गुणा है, और गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा। इसका जल्दी से मुझे बताओ रिजल्ट कितना आएगा? 3.14 का गुणा करो 0.2 में, इसका गुणा करो 0.2 में, और मुझे बताओ कि कितना आ रहा है। ए बराबर कितना लिखूं? ए बराबर कितना लिखना है ये बताओ। हमसे पूछा गया है तार का विशिष्ट प्रतिरोध, और R का मान हमें दे रखा है, R बराबर हमें दे रखा है जो कि है 2 ओम, ठीक है। R बराबर हमें दे रखा है, इस पदार्थ का प्रतिरोध हमें दे रखा, इस चालक तार का प्रतिरोध हमें दे रखा है। तो आपको क्या बताना है बेटा? आपको बताना है इसका मान 3.14 गुणे 2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 करेंगे तो a का मान, मतलब हमें कुल मिला के इस सवाल में जानते हो क्या करना था? इस सवाल में हमें सिर्फ क्षेत्रफल एक तरह से निकालना था। जिस बच्चे को क्षेत्रफल निकालना आ गया, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना आ गया, वो फटाफट से कर लेंगे, ठीक है, वो फटाफट से लगा लेगा। तो क्षेत्रफल निकालना अगर आपको आ गया तो क्षेत्रफल कितना आ रहा है बेटा? कितना आया बेटा? गुणा करके कितना आया? ये आया है 2 दशमलव, बच्चे बोल रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि आप सही बोल रहे हैं, 2.32, और गुणे 10 की घात कितना आ रहा है बेटा? 10 की घात बेटा -2, -4 के साथ बताओ मुझे कितना आ रहा है बेटा? आंसर सही नहीं बता पा रहे हो, कोई गलत बता रहे हैं, सब के सब सही बताओ। गुणा नहीं करना आता क्या? गुणा करना नहीं आता क्या? 10 की घात -6 का गुणा मत करना, इसको ऐसा ही लिखे रहने दो, सिर्फ इतने का गुणा करो। ये गुणा होगा कितना आ जाएगा? 0.04 का गुणा होगा 3.14 में, तो 0.4 और 0 और दशमलव के बाद 1.4, 4 संख्या दशमलव आ जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 का गुणा कर लो ना, देखो क्या आएगा। a बराबर करेंगे तो क्या आएगा? 3.14 और गुणे आएगा 0.04, ठीक है, गुणे 10 की घात कितना है? -6, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको हल करेंगे तो a बराबर कितना आएगा? मैं 4 का गुणा कर लेता हूं पहले। 4 चौक 16 का 6, 4 एकम 4, 4 एकम 4 1 5, ठीक है, 4 एकम 4 1 5 और 4 तिहाई 12, ठीक है। कितने संख्या दशमलव लगाना है बेटा? कितने संख्या दशमलव लगाना है? अच्छा, यहां पर 2 संख्या बाद से स्टार्ट किए थे, 2 संख्या बाद लगा लेंगे। यहां पर दशमलव कहां पर लगाना है बेटा?
एक मिनट बेटा, ये थोड़ा गलत हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। दशमलव कहाँ लगे बताओ, आप लोग बताओ। ये 5 और 6 लिखा है, अजीब सा दिख रहा है, मैं लिख लेता हूं। दशमलव कहां लगाऊं? दशमलव कितने संख्या पर लगेगा? 10 की घात -6 रहेगा, 8 नहीं होगा। जीरो पॉइंट पे रहेगा ना, 0.1256, 0.1256 रहेगा ना, इंटू 10⁻⁻6। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे गुणा नहीं आता क्या करना है, क्या कर रहे हो? 3.14 ऐसे कर लो, 0.40 ऐसे कर लो, करेंगे तो क्या आएगा? 0.04 सॉरी 04 ऐसे करेंगे तो क्या आएगा? 4 का गुणा किया, कितना आ गया? 1265, 1256। इसका करेंगे 000 इधर आ जाएगा, तो करेंगे तो दशमलव यही तो लगेगा, 0.125, 0.125 0 गुणे 10 घाते -6 यही तो आएगा। तो 0 आएगा, सिंपल सी बात, ये आ जाएगा 0 दशमलव पहले ही लगाना है ना यहाँ पर, तो यहां पर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, दशमलव यहां लगेगा, तो 0.1256, 0.1256 आएगा ना, सही है। और 10 घाते -6 लिखा रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रख लो, सिंपल सी बात, लिख गया। ए का मान निकाला है, हमें क्या निकालना है? रो का मान निकालना है, हमें क्या बोल रहा है? प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। तो चूंकि रो बराबर क्या होता है? आर ए बटा क्या होता है बेटा? एल के, तो रो बराबर निकालेंगे, आर का मान कितना दे रखा है? 2 ओम, तो 2 गुणे ए का मान कितना आ गया हमारे पास? 0.1256, ठीक है, गुणे 10 की घात -6, और बटे में आएगा एल का मान कितना है? 1 मीटर, तो 1 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 से गुणा कर लो। रो बराबर कितना आ जाएगा? 2 छंग 12 का 2, 2 पंचे 10, 1 11, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2, 0.2512 गुणे 10 की घात -6 ओम मीटर, ये आंसर है। अगर किसी चीज में चेंज करके आंसर लाना है तो निकाल सकते हैं। बेटा मैं सबका आंसर देख पा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबका आंसर पढ़ूं, है ना, सबका आंसर दिख रहा है बेटा, जितने लोग आप मैसेज कर रहे हैं सबका आंसर दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये आंसर आ गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, सिर्फ ए का मान निकाल करके यहां पर पुट कर देना था, और आर और एल का मान तो दिया ही था। आपको निकालने के लिए हिंट क्या दे रखा था? व्यास दे रखा था। व्यास क्या होता है बेटा? त्रिज्या के 2 गुना, मतलब अगर त्रिज्या को आर मान रहे हैं तो व्यास क्या हो गया? 2r, और 2r बराबर दे रखा था, क्या दे रखा था? 0.4 mm, इस तरह से दे रखा था। तो हमने त्रिज्या निकाल लिया। त्रिज्या क्या होती है बेटा? त्रिज्या क्या होती है? व्यास बटा 2, व्यास बटा 2, तो व्यास जितना था उसमें 2 का भाग दे दिया, 0.2 मिलीमीटर आ गया था, ठीक है। और इससे ए निकाल लिया, ए बराबर कितना हो गया? πr², सिंपल सी बात है। तो पॉइंट लगभग इसको अगर देखो तो आप राउंड ऑफ करके 0.25 गुणे 10 घाते -6 लिख सकते हैं। इसको 2 6 नहीं करेंगे क्योंकि 5 के बाद छोटी संख्या है, 5 से बड़ी संख्या अगर आगे होती तो इसको 2 6 कर देता, लेकिन नहीं करेंगे, ठीक है। 0.25 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। 9 नहीं आएगा बेटा, आशीष बच्चे 9 नहीं आएगा, 10⁻�9 नहीं आएगा, 10⁻7 आ सकता है, लेकिन अगर दशमलव को हम इधर कर दे, 2 दशमलव अगर कर देंगे तो 10 बन जाएगा, ठीक है। सही है यहां तक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फटाफट से करिए। अगला क्वेश्चन, तार का प्रतिरोध दे रखा है 4 ओम, ओम का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है बेटा 4 ओम, ध्यान से देखते रहिए। आर का मान दे रखा है बेटा 4 ओम। फिर क्या कह रहा है? यदि इसे खींचकर दोगुना कर दिया, पहले मान लेते हैं कि लंबाई, तार की लंबाई l थी, ठीक है। अब इसकी लंबाई हो गई l' बराबर, अगर मान ले दूसरी लंबाई l' होगी जो कि है 2 गुना है, ठीक है। पहले की लंबाई के 2 गुना हो गई, पहले लंबाई l थी, बाद की लंबाई, या इसको ऐसा लिख लो, इससे सरल बोल देते हैं, L1 बराबर, मान लो पहले लंबाई थी L1 बराबर l थी, और बाद में L2 लंबाई हो गई जो कि हो गई 2l के, ठीक है, लंबाई 2 गुना कर दी है। तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो मान लेते हैं कि पहले प्रतिरोध, मान लेते हैं R1 का मान कितना था? R था पहले, अब R2 का मान मैं मान लेता हूं R' हो जाएगा, बाद में इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R', तो हमें R' का मान ही निकालना है कि कितना है। मान लिया कि प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है? R है, तो अब नया प्रतिरोध क्या होगा ये निकालना है, सिंपल सी बात। इसको अगर देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ये तार है, तार को खींचा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, तार को खींच दिया गया है, L लंबाई का तार था, इसको खींच करके
2L कर दिया। इसका प्रारंभिक प्रतिरोध R था, मैं मान लेता हूं, इसका क्षेत्रफल A था, मैं मान लेता हूं, इस तरह से मान लिया। तो हम जानते हैं इसका प्रतिरोध हम जब लिखते हैं तो R बराबर क्या आता है बेटा, ρL/A। ठीक है, अब यहां पर देखिए तार को खींच दिया गया है, सिर्फ तार को खींच कर दोगुना कर दिया। तो दोगुना अगर तार को कर दूंगा तो रो का मान तो थोड़ी बदलेगा। अगर एल्यूमिनियम का तार था तो एल्यूमिनियम का ही तार रहेगा, अगर वो कॉपर का तार था तो कॉपर का ही तार रहेगा, वो चेंज तो होगा नहीं। तो रो का मान जो है नियत रहेगा। अगर इसकी प्रतिरोधकता रो है तो ये नियत रहेगी, चाहे खींचो चाहे इसको पिघलाओ। ठीक है, पदार्थ तो वही है ना, तो रो तो नियत है, रो तो चेंज नहीं होगा। तो पहले प्रतिरोध अगर मैं R1 मान रहा हूं तो R1 बराबर क्या है, ρL1/A1 मान लेते हैं, और बाद में R2 अगर मैं निकाल रहा हूं तो ये हो जाएगा ρL2/A2। दोनों आ गए, दोनों का भाग दे दो एक दूसरे के साथ, ये दो समीकरण बन गए। पहले क्या था, R1 बराबर रो था, ρL1/A था, फिर क्या हो गया R2 ρL2/A2 हो गया। अगर यहां पर देखो खींच तो दिया गया, लेकिन कुछ चीजें अभी बाकी है। पहले इनका अनुपात ले लेते हैं। अगर मैं R1/R2 कर दूं क्या आ जाएगा, R1/R2 करूंगा तो ρL1/A1 क्या लिखा है, ρL1/A1 और बटा आ जाएगा ρL2/A2। इसमें से देखो तो रो से रो कट जाएगा बेटा, इस रो से ये रो कट जाएगा, ये A2 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये बन जाएगा L1/L2 और गुणे हो जाएगा A2/A1 के। अब मुझे A का मान नहीं पता है, ध्यान से देखिएगा, A का मान नहीं पता है हमें, ध्यान से देखिएगा, A का मान नहीं पता है। हम क्या करेंगे, हमारे पास आ गया है R1/R2 बराबर आ गया है L1/L2 गुणे आ गया है A2/A1 के। अब इस फॉर्मूले में हम ऐसा क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए। हमें L2 का मान और L1 का मान तो हमने मान रखा है भाई, L था फिर 2L हुआ, इसका मान R था फिर R डैश हुआ, R डैश इसमें लिख लेते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको लेते हैं, ये हो जाएगा R1/R2 बराबर जो लिखा है L1/L2 गुणे लिखा है A2/A1। इसमें अगर मैं देखूं तो R1 का मान कितना माना है मैंने R, R2 का मान कितना माना है R डैश, L1 का मान कितना माना है L, L2 का मान कितना माना है 2L। ठीक है, गुणे A2/A1 का मान नहीं पता है, क्या करूं, कोई बच्चा बताएगा क्या करूं मैं। ऐसा क्या है कि जो हम छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसा है क्या जो मैं छोड़ रहा हूं, ऐसा कुछ है जो हमने छोड़ा है, या कहां से हम निकाल सकते हैं A1 A2 का मान, कोई मुझे बता सकता है कहां से निकाल सकता हूं। क्या किया, तो देखो सिंपल सी बात है, तार एक है, पहले एक मोटा तार सोचो, कल्पना करो कि तार पहले मोटा था L लंबाई का। अब इसको अगर मैं पकड़ के खींच दूंगा, ये प्रारंभिक स्थिति थी, अगर मैं खींच के डबल कर दूंगा तो ये लंबाई जो है इसकी बढ़ जाएगी, तो मोटाई कम ना होगी, तो मोटाई कम हो गई, ये तार पतला हो गया, लेकिन क्या हो बेटा, तार 2 गुना हो गया, लेकिन मोटाई क्या हो गई, घट जाएगी। लेकिन मोटाई जरूरी नहीं कि जस्ट आधी हुई हो, मोटाई जरूरी नहीं कि जस्ट आधी हुई हो, ये जरूरी नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। यहां पर एक चीज पता है मुझे, अगर मैं मान लूं कि पहले इसकी लंबाई L1 थी, अब इसकी लंबाई L2 बराबर 2L है, L1 बराबर पहले L थी, इसको मान रहा हूं कि A1 बराबर मान लो A था, और A2 को मान लो A2 बराबर हमें निकालना है A डैश, मान लो ये निकालना है। तो मैं एक चीज जानता हूं, इसका आयतन सेम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना, इन दोनों का आयतन कांस्टेंट है। अगर मैं आयतन की बात करूं, आयतन, ठीक है, आयतन देखो तो आयतन नियत है, ठीक है, आयतन नियत है, लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर लंबाई गुणे मोटाई देखेंगे तो आयतन नियत है, क्षेत्रफल और लंबाई परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन आयतन तो उतना ही है तार का, तो आयतन तो वही है ना। तो अर्थात लिख सकते हैं प्रारंभिक आयतन बराबर हो जाएगा अंतिम आयतन के। इसका मतलब प्रारंभिक आयतन बराबर होगा अंतिम आयतन के। अगर दोनों आयतन समान है तो बराबर हो जाएगा, अगर समान है तो प्रारंभिक आयतन क्या होगा, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे मोटाई चौड़ाई जो भी है। तो L1 और A1 बराबर क्या आ जाएगा, L2 A2 के। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना है, A2/A1 का मान निकालना है। देखो A2 लिखा है यहां पर, A1 को नीचे भेज दो, L2 को नीचे लाओ, तो ये L1/L2 बराबर आ जाएगा A2/A1 के। तो मुझे एक चीज पता चल गया कि भाई A2/A1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा R/R डैश बराबर आ जाएगा L/2
2l, मैं काट नहीं रहा हूं अभी जानबूझ के, a2 की जगह क्या लिखूंगा बेटा, a2 बटे a1 की जगह लिखूंगा l1 बटे l2, और l1 और l2 का मान क्या है बेटा, ये आ जाएगा l बटे 2l, गुणे हो जाएगा l1 का मान भी l है, इसका मान भी कितना है 2l है, तो देखो यहाँ से l से l कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, मतलब हमारे पास r बटा r डैश बराबर आ गया है 1 बटा कितना आ गया बेटा, 1 बटा 4 के। इतना सॉरी, ये आ जाएगा। क्या यहां सही है? अगर कहीं गलत हो तो बता सकते हो, मैं अभी पूछ रहा हूं, देखो गलत है तो आप बताएंगे, आप चेक करेंगे, मैं नहीं चेक कर रहा। आपको अगर लग रहा है कि सर कहीं पर गलत किए हो तो जल्दी बताओ, मैं अभी वेट कर रहा हूं, अभी मैं वेट कर रहा हूं। अगर गलत है तो बता सकते हो कि सर छूट गया कुछ, कहीं पर छूटा है तो बताओ। L1 A1 बराबर L2 A2 कर दिया, कहीं पर छूट रहा है तो बताओ सही है कि गलत है। हाँ जी बच्चे, गलत हो तो बताओ एक बार। यहां से आ गया हमारा आंसर R डैश बराबर 4 गुना आ गया R के, जो पहले प्रतिरोध था उसका 4 गुना आएगा। अब मुझे बताओ क्या गलत है यहां पर और क्या सही है। अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो क्या गलत है, क्या गलत है बच्चे, वही मैं पूछ रहा हूं। गलत है तो क्या गलत है ये ढूंढना सीखो, गलती ढूंढो, गलती ढूंढो, कहां है गलती, गलती अगर है तो बताओ क्या गलत है। किसी को गलत लग रहा है तो बता सकता है कि सर यहां पर आपका छूट गया, यहां पर गलत है, बताइए कहां गलत है बच्चे। आपसे पूछ रहा हूं मैं, कुछ दिमाग मुझे नहीं लगाना है, आप लगाइए दिमाग। देखो आपके सामने लिखा है मुझे A2 बटा A1 का मान निकालना था, निकाल लिया, सही है ना। किसी को तो लग तो नहीं रहा है किसी को गलत है, गलत नहीं बेटा एकदम सही है। तार को 2 गुना किए हैं, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं, आपको मैं बता दूं कि R को जब खींचा जाता है तो R डैश जो है, या R जो है जब खींचने पर R को देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L की पावर 2 के। खींचने पर या लंबाई करने पर। बेटा कट सकता है बेटा, देख बच्ची, देख अंजलि बच्ची, ये ऊपर का L कटा है, नीचे का L कटा है, ऊपर का L कटा है, नीचे का L, ऊपर 2L है, नीचे 2L है, L कट गया तो 2 दूनी कितना बचा, सिर्फ 2 बचे हैं, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, तो R बटा R डैश कितना आ गया, 4। ये पूरा नहीं काटा है कि इसको और इसको काट दिया, ठीक है। ऊपर का L नीचे का L, ऊपर का L नीचे का L, या ऊपर 2L हो गए, L स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो गया 2L, नीचे भी है L स्क्वायर, तो L स्क्वायर बटा L स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो क्या आ गया, 1 बटा 4 आ गया। गलत है बेटा तो बताओ ना आंसर। किसी को लग रहा है गलत हो बताओ, मैं जानबूझ कर टाइम दे रहा हूं अभी। देखो जितना सोचना है, जितना समझना है सब समझ लो और मुझे बता दो आंसर। अगर सही है तो सही है, तो सही है, गलत है तो गलत है, फिर बताओ गलत कहां है। मैं आपको दे रहा हूं टाइम, फिलहाल काफी टाइम दे रहा हूं, फिर से चेक कर लो। एक चीज याद रख लो, एक आपको सूत्र बता देता हूं, ये नोट लिख लेना, नोट लिख लेना सभी बच्चे फटाफट से। इस तरह के जितने सवाल होंगे आप फटाफट से कर लेंगे। यदि किसी तार को खींचकर, या तार को n गुना खींच दिया जाए, तार को जो भी लंबाई थी, ठीक है, n गुना मतलब कुछ n का मान कुछ हो सकता है। यदि तार को n गुना खींच दिया जाए या जाता है तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। ये नोट याद रखना सभी बच्चे, ठीक है। ये ट्रिक नोट जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। अब एक बार देखिए क्या खींचा गया था, तार को खींचा गया था 2 गुना, ठीक है, 2 गुना खींचा गया था ना, मतलब n का मान कितना है, यहां पर n का मान कितना है बेटा 2,
2 गुना खींचा था, तो प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा, नया प्रतिरोध जो होगा, नया प्रतिरोध मतलब R डैश जो पहले प्रतिरोध था उसके n स्क्वायर गुना हो जाएगा। n का मान कितना है 2, तो R गुणे 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो 4R आएगा आंसर। ये आंसर आ गया, इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर n गुना खींच दिया गया तो n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एकदम आंसर सही है, एकदम करेक्ट, परफेक्ट, करेक्ट आंसर। ये नोट याद रखना, इससे सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं आगे, अनुगमन वेग पर चलते हैं। अनुगमन वेग के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को समझना पड़ेगा और तार को समझना पड़ेगा। तो एक तार की कल्पना करिए, थोड़ा मोटा, मैं जूम कर दे रहा हूं, जैसे मोबाइल में होता है ना, फोटो खींचने के बाद आप जूम करके देखते हो कि चेहरे पर जो आपके दाने हैं वो दिख रहे हैं कि नहीं, है ना, चेहरे पर पिंपल जो निकले हैं वो दिख रहा है ना, वैसे ही जूम कर दिया। ये तार है, ये क्या है बेटा, चालक तार। ये क्या है बेटा, चालक तार। ये चालक तार है, मोटा सा तार दिखा रहा हूं, आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है। खींचने के बाद बेटा, ये खींचने के बाद लिखा है, इसको आप देख के परेशान होंगे मुझे लगता है, ये खींचने के बाद बताया, इसको हटा दो, कंफ्यूजन बता रहा होगा। ये वाला याद रखो, ये वाला याद रखो, ये नोट पॉइंट याद रखो, ठीक है, ये याद रखो, ठीक है, फालतू में दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अच्छा, अब इसकी चौड़ाई मोटाई जो भी है, इसकी लंबाई मान लेते हैं L है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका A है, ठीक है, इसकी मोटाई A है, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अभी यहां पर कोई बैटरी वगैरह, कोई विभवांतर नहीं लगाया गया, कोई विभवांतर नहीं, कुछ नहीं। तब जब कुछ नहीं लगा है तार में, जब तार चुपचाप से रखा हुआ है, तब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अब चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन, मान लो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक तार में, मैंने आपको बता रहा है प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर 10 की घात 28 से 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब एक चालक के अंदर जो होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, देख सकते हैं 10 की घात 28 मतलब एक लिख के 28 जीरो लगा लो या 29 जीरो लगा ले, इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा है। अब सोचिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, या कुछ इलेक्ट्रॉनों को मैं दिखा देता हूं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा, जब कोई वैद्युत क्षेत्र वगैरह कुछ नहीं लगा है, बाहर से कोई वैद्युत क्षेत्र, कोई बैटरी कुछ नहीं लगी है, तो क्या करेंगे ये इलेक्ट्रॉन अपनी मन मर्जी चाल चलेंगे। मन मर्जी चाल का मतलब जहां मन करेगा वहां जाएंगे, ठीक है, जहां मन करेगा बेटा उधर जाएंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का हम पीछा करते हैं, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को मैं पीछा करता हूं, ये सभी डॉट 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 जो है ये चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप। अब ये इलेक्ट्रॉन की गति देखो कैसी होगी, ये इधर चलेगा, हर जगह इलेक्ट्रॉन है तो चलेगा। मान लो यहां पर इधर जा रहा था, इधर टकराया, इधर टकराते ही ये इधर मुड़ गया, यहां टकराएगा, यहां से टकरा के इधर चला जाएगा, हो सकता है इधर चला जाए, हो सकता है यहां से टकराने के बाद इधर चला जाए, हो सकता है फिर से ये इधर ही लौट आए टकरा के, फिर इधर चला जाए, फिर इधर आ जाए, ठीक है, और फिर इधर चला जाए, फिर ऊपर आ जाए टकरा के, फिर हो सकता है फिर पीछे आने लगे टकरा के, कोई दिक्कत नहीं है, फिर पीछे आ जाए नीचे आके, तो मतलब यादृच्छिक गति, इधर उधर टकरा रहे हैं, यादृच्छिक गति, यादृच्छिक गति कहते हैं, ठीक है। तो बिना, याद रखिएगा, चालक तार में, या चालक तार लिख रहा हूं जानबूझ के, चालक आप सिर्फ चालक लिखेंगे तब भी गलत नहीं है, चालक में, ठीक है, या चालक तार में, ठीक है, जब चालक में या चालक के सिरों, चालक तार ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो कि विभवांतर के अभाव में, विभवांतर के अभाव में या अभाव में, अभाव या अभाव जो भी होता है, ठीक है, अभाव मतलब अनुपस्थिति में, जब तक विभवांतर नहीं लगाएगा, अभाव में चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की चाल, ठीक है, उपस्थित
इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, ठीक है। यादृच्छिक का मतलब समझते हैं आप? यादृच्छिक मतलब जैसी इनकी इच्छा, जैसी इलेक्ट्रॉनों की गति करने की मन होगा वैसे गति करेंगे, अपने आप टकरा रहे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है कि किधर जाना है, इनको पता ही नहीं है कि मुझे इस तरफ भाग के जाना है, किस तरफ भाग जाना है, या ऊपर भागना है या नीचे भागना है, इनको पता ही नहीं है, बस टकरा रहे हैं भाग रहे हैं, टकरा रहे हैं भाग रहे हैं, ठीक है। टक्कर हो रही है चल रहे हैं, टक्कर हो रही है चल रहे हैं, तो चल रहे हैं टकरा रहे हैं, चल रहे हैं टकरा रहे हैं, कुछ कहीं भाग नहीं रहे हैं, जहां पर है वहीं पर है और अपने आप में ही लड़े जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। कहीं जल के ना तो सभी इधर भाग रहे हैं ना तो सभी इधर, कुछ इधर भाग रहे हैं तो कुछ उधर भाग रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, कुछ दाएं जा रहे हैं, कुछ बाएं जा रहे हैं, ऊपर नीचे इधर उधर टकरा रहे हैं, ठीक है, कहीं जा नहीं रहे, ठीक है। अब इस तरह की गति को हम कहते हैं यादृच्छिक गति। अब हम इसकी गति को एक डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन कैसे मिलेगा इनको? हम एक बैटरी जोड़ देंगे चालक तार की इधर, बैटरी जैसी जोड़ेंगे, एक को धनात्मक एक को ऋणात्मक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन धनात्मक की तरफ भागेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉन धनात्मक सिरे की तरफ भागेंगे और ऋणात्मक सिरे से इलेक्ट्रॉन आएंगे बैटरी से निकल करके, धनात्मक पर भागते रहेंगे, चलता रहेगा, विद्युत धारा बहेगी। अब देखिएगा, आइए अब मैं दिखाता हूं इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं। इधर देखिए, अब अंदर देखिए, जब हम विद्युत क्षेत्र या जब वोल्टेज नहीं लगाए थे तब का तो आपको दिखा दिया, अब देखिए विद्युत क्षेत्र या वोल्टेज लगाने के बाद क्या होता है, यह समझना है आपको। ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट से समझेंगे। ये एल लंबाई का चालक तार है, एल लंबाई का चालक तार है, ठीक है। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको बता रखा है मैंने, क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको बता रखा है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बेटा ए है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हमको बता रखा है। चालक तार है, आपको पता है क्या है ये बेटा, चालक तार है, क्या है ये, चालक तार है, ध्यान से देखते रहना। अब वोल्टेज लगाएंगे, इसमें बैटरी लगाएंगे, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले मौजूद करवा देते हैं, या चलो ठीक है इलेक्ट्रॉन बहुत सारे मौजूद हैं, जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन को हम देखेंगे, बस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को देखने की जरूरत नहीं है, इसमें एक बैटरी लगा देते हैं। ये बैटरी लगा दी, बैटरी का हम देख सकते हैं धनात्मक सिरा यहां पर जोड़ दिया और बैटरी का ऋणात्मक सिरा हमने इधर जोड़ दिया। अब देखिए होगा क्या, हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन उस किनारे पर है, मान लेते हैं बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, कहां पर, यहां पर, यहां कहीं इस किनारे पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को हम देखने जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा। ये इलेक्ट्रॉन टकराते हुए भागते हुए एकदम सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि सोचो भीड़ है। आप कल्पना करो कि एक भीड़ है, ध्यान से सुनना, कल्पना करिए कि एक पतली सी भीड़ है, एक पतली सी रोड है और उस पर 2000 लोग खड़े हैं। एक पतली सी रोड है जिस पर 2000 लोग खड़े हैं और आपको कोई पकड़ के खींच रहा है, या मान लो आपके पिताजी उस तरफ खड़े हैं 2000 लोगों के बाद और वो आपको आवाज दे दिए कि बेटा दौड़ के आ, काम है, ठीक है, बहुत जरूरी काम है, दौड़ के आ जा। कैसे जाओगे आप? क्या आप बिना धक्का मुक्की के जा सकते हो उस पर? रास्ता कोई और नहीं है, रास्ता वही है, उसी भीड़ से जाना है, 2000 लोग खड़े हैं, उन्हीं के बीच से निकल के जाना है। बिना धक्का मुक्की के क्या आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते बेटा। जाओगे धक्का मुक्की होगी, टकराओगे, सीधा नहीं चल पाओगे। कैसे चलोगे आप? भैया थोड़ा बगल होना, फिर इधर होगे, फिर इधर होगे, फिर इधर होगे, इधर उधर इधर उधर ऐसे ऐसे करके निकलेंगे। बात सही है? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन चलेगा। ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा। इलेक्ट्रॉन चलेगा, मान लो भाग, अब देखो इलेक्ट्रॉन पर जो बल है, प्रभावी बल इधर की तरफ है। देखो जैसे ही धन और ऋण लग जाता है तो एक वैद्युत क्षेत्र लग जाती है। वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ लगी है? धन से ऋण की तरफ होती है। तो इस चालक तार के अंदर वैद्युत क्षेत्र एक है इधर की तरफ, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र धन से ऋण की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र लग गई है। कुल मिला के वैद्युत क्षेत्र मतलब धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की तरफ खींचेगा, इधर खींचेगा। तो कैसे आएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन चला, मान लो सीधा चला, पहले सीधा चला, लेकिन यहां हो गई टक्कर। टक्कर होते ही ये इधर मुड़ गया, यहां पर टक्कर हुई, टक्कर होते ही ये इधर मुड़ गया, फिर टक्कर हुई, टक्कर होते हुए ये इधर चला गया, मान लो यहां से टक्कर हुई, यहां आया, फिर टक्कर हुई, फिर इधर आया, 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 फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ठीक है। इधर आया, टक्कर हुई और यहां पहुंच आया, यहीं पर पहुंचना था।
अब आप देख सकते हैं कि ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, सीधे नहीं आ रहा है, टकराते हुए आ रहे हैं। बहुत सारी भीड़ कितनी है, 10 की घात 28 इतने इलेक्ट्रॉन है, सीधा नहीं आ सकता, टेढ़ा मेढ़ा गति करते हुए टकराता हुआ आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है टेढ़ी मेढ़ी गति, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए आएगा, जिग जैग मोशन इसको कहते हैं, ठीक है, जिग जैग, ठीक है, कोलगेट वाला जिग जैग नहीं है, जिग जैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति, ठीक है। तो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए इलेक्ट्रॉन, देखो लेकिन पहुंचा इलेक्ट्रॉन किधर, इस बार अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन के पास एक डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन को पता है कि मुझे कहां पहुंचना है, यहां, इलेक्ट्रॉन को पता है कि मुझे यहां पहुंचना है। तो इस बार डायरेक्शन अगर देखो, टक्कर होने के बाद भी वो पीछे नहीं लौट के गया, टक्कर हुई लेकिन वो आगे ही बढ़ा है, हर बार टक्कर हुई है लेकिन हर बार वो आगे ही बढ़ता हुआ आया है, हर बार आगे बढ़ने की कोशिश की है, क्योंकि प्रभावी बल आगे की तरफ, बल कौन सा लगता है इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर बल लगा करता है F बराबर QE, Q का मतलब है इलेक्ट्रॉन, E का Q, F बराबर MA होता है ना, सॉरी F बराबर QE होता है ना, E क्या है वैद्युत क्षेत्र, तो E वैद्युत क्षेत्र, ये बल लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर। वैद्युत बल की अगर बात करें, वैद्युत बल, वैद्युत बल जो लग रहा है, वैद्युत बल इलेक्ट्रॉन पर अगर देखेंगे तो आप F बराबर क्या लग रहा है बेटा, QE, ठीक है, F बराबर QE, या इसको हम Q का आवेश क्या है इलेक्ट्रॉन का, E, तो E लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, E इलेक्ट्रॉन पर बल लग जाए और ऋणात्मक है, ठीक है, दिशा क्या आएगी ऋणात्मक, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चल रहा है तो ऋणात्मक आएगा। बल की डायरेक्शन के अगर साथ देखेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा, ठीक है, विपरीत, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा आगे की तरफ, बल की दिशा अंदर की तरफ, तो ऋणात्मक आएगा। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, अगर इलेक्ट्रॉन को द्रव्यमान को m माने हम, तो m द्रव्यमान से आ रहा है, मान लो कि इसकी दिशा में आगे की तरफ जो त्वरण है, इस दिशा में त्वरण a है अगर, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं F बराबर क्या होता है बेटा ma के, तो यहां पर ma इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, दोनों बल है, दोनों बल को बराबर कर दो, दोनों को बल को बराबर कर दो, तो F, ठीक है, या इसको Fe की वजह से लिख लो और इसको F द्रव्यमान की वजह से लिख लो, दोनों को बराबर कर देंगे तो Fe बराबर, अगर Fm, मैं दिशा नहीं ले रहा हूं सिर्फ परिमाण लिख रहा हूं, तो Fe बराबर ma, Fm जो कि है माइनस E बराबर हो जाएगा ma के, त्वरण निकाल लो यहां से, a बराबर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस E बटा m के, ये त्वरण है जो इलेक्ट्रॉन के पास है जब इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आया है, ये न्यूटन का दूसरा नियम है, F बराबर ma, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेगा, ये त्वरण होगा, बाकी की चीजें हम आगे समझाएंगे। थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं, यहां पर जो वेलोसिटी होगी, अब देखो इलेक्ट्रॉन के पास सीधी वेग नहीं है, सीधा वेग नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास जो वेग है वो टेढ़ा मेढ़ा है, इसी वेग को बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन चलते हुए यहां पर चल रहा है, जो इसके पास अब वेग है, जो टक्कर खाते हुए आ रहा है रास्ते में, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है उसको बोलते हैं Vd, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। Vd का मान क्या, Vd का नाम क्या है बेटा, Vd को बोलते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग, दोनों नाम से जाना जाता है इसको, अनुगमन वेग बोलिए या अपवाह वेग बोलिए, दोनों का मतलब सेम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd, डी लिखा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसका मतलब Vd से चल रहा है, a त्वरण इसके पास गति का, देखो पहले क्या था, पहले जब कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया था तो प्रारंभिक वेग क्या हुआ करता है बेटा, प्रारंभिक वेग इलेक्ट्रॉन का कितना था, मान लेते हैं u बराबर कितना होता है 0, प्रारंभिक वेग को u मानते हैं ना, u बराबर क्या था 0, कोई वेग नहीं था, टकरा रहे थे, कुल विस्थापन 0 था। अब जो है इसके पास वेग है और वेग कितना है Vd, तो गति के समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से, ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी से, t क्या है यहां पर, कुल टाइम है, तो हम देखेंगे v का मान क्या है यहां पर, Vd है, इलेक्ट्रॉन के पास वेग जो है, u क्या है 0 है, प्लस a का मान कितना है बेटा, माइनस E बाई m, और यहां पर क्या लिखा है t नहीं आएगा यहां पर, अब ध्यान देखना, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भागे चले आ रहे हैं,
तो यहां पर रिजल्टेंट या औसत समय लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वहां से यहां पहुंचने में औसत समय जो किया जाता है टाउ, जिसको हम रिलैक्सेशन, एक्चुअली ये रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम मतलब कि दो टक्करों के बीच का जो समय है वो हम लेके चलते हैं। तो दो टक्करों के बीच का समय मान लेते हैं, यहां पर T1 था, यहां पर T2, यहां पर T3, यहां पर T4, T5, मान लो n टक्कर हुए, तो सभी टक्करों में जो समय था सबको जोड़ने के बाद जो समय मिलता है वो टाउ होता है। इसके बारे में कल आपको बताऊंगा। तो यहां से आप देख सकते हैं VD बराबर आ गया है E टाउ बटे m के, और ये फॉर्मूला ही है जो आपको याद रखना है। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, और यहीं से मैं कल स्टार्ट करूंगा। फिर से मैं ये बताऊंगा, फिर से ये चित्र बनाऊंगा। तो कल फिर मिलेंगे और फिर सीखेंगे यही चीज। चलते हैं क्विज की तरफ। क्विज का प्रश्न आपके सामने आने वाला है। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो बेसिक बता रखी है, ये बेसिक एक बार पढ़ के आना, इसको एक बार बस देख के आना, देख के आना कल की क्लास में। कल मतलब क्योंकि संडे है ना, एक दिन तो संडे है, तो एक बार किताब में भी मैच कर लेना और पढ़ के आना, एक बार देख लेना। सोमवार को ऐसा आप पढ़ लेंगे कि कभी भूलेंगे ही नहीं, रटने की जरूरत नहीं रहेगी, एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। तो जल्द ही मिलेंगे आपसे। फिलहाल क्विज की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मजा अगर आ रहा है क्लास में तो राय 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 करना तो फिर जरूरी है, बनता है। फटाफट से राय 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 करो, एक बार जल्दी से राय राय करो। राय राय हो गया, चलते हैं फिर आगे। राय राय कर दिया तो आगे चले क्या? चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन जो है बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से बेटा अगला क्वेश्चन। 40 सेकंड इसमें समय है बेटा आपके पास, थोड़ा सा ज्यादा समय है। इसका आपको विमीय सूत्र निकालना है बेटा। मात्रक आपको अभी पता चला, उसी मात्रक आपको विमीय सूत्र निकाल देना है। बहुत लंबा पड़ता है बेटा, ऐसा नहीं है, आसान नहीं है इसको निकालना। मैं निकालूंगा, अभी देखेंगे आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार तरीके से निकालूंगा, ठीक है। हो गया? चलो पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। सिंपल सी बात है, ओम मीटर कहां लिखा बेटा? ओम मीटर। बी इज द करेक्ट आंसर, ये आपको पता है। अब इसी का विमीय सूत्र बनाना है हमें, ठीक है। विमीय सूत्र कैसे बनाएंगे, कौन सा सही है, तो मैं विमीय सूत्र निकालना सिखा देता हूं आपको फटाफट से। देखो, रो का मात्रक हमें पता चला ओम मीटर, मतलब रो बराबर अगर देखो तो क्या आता है? RL/A, यही होता है। R का मान क्या होता है बेटा? चूंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? I। R के तो R बराबर, पहले सूत्र ही बनाएंगे, सरल करेंगे। ये हो जाएगा V/I। तो इस सूत्र को यहां से R का मान उठा के यहां रख दो, तो रो बराबर क्या बन जाएगा? V/I, और गुणे हो जाएगा L/A। सिंपल सी बात, ठीक है। V/I लिखा है ना। V का सूत्र आपको पढ़ा रखा है। V का सूत्र आपने क्या पढ़ा है बेटा? आपने पढ़ा है V का सूत्र। विभव क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज को कैसे लिख सकते हैं बेटा? जूल पर कूलम। V बराबर क्या होता है? W/Q होता है कि नहीं? W/Q, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं आप। और I बराबर क्या होता है बेटा? I बराबर होता है Q/T, ठीक है। ये सूत्र, सभी सूत्र उठा के रखते हैं यहां पर और बनाते हैं सूत्र। तो रो बराबर क्या बन जाएगा? V का मान क्या है? W/Q। W/Q। फिर लिखा है I बटे में I, I बटे में है तो मतलब पलट जाएगा, T ऊपर चला जाएगा, Q नीचे आ जाएगा, T/Q, और गुणे में आ जाएगा बेटा L/A। ये सूत्र बन गया आपका। यहां पर अब W कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ध्यान से देखिएगा, कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल मतलब F, विस्थापन मतलब मीटर मतलब लंबाई मान सकते हैं। तो F गुणे L/Q का वर्ग हो जाएगा, गुणे T लिखा है, गुणे L लिखा है, और बटा A लिखा है। ध्यान से देखते रहना। रो बराबर करेंगे, बहुत लंबा है। F बराबर क्या होता है? MA। तो M, ठीक है, द्रव्यमान, गुणे A क्या है? त्वरण, गुणे L, गुणे T, गुणे L, बटे क्या है? Q² गुणे A। सूत्र और सरल करो, रो बराबर, सबको मूल राशि में लाओ फटाफट से। MA। अब सबका मैं मात्रक लिखूंगा, ध्यान से देखना। M मतलब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ध्यान से देखना, किलोग्राम। A का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, 1 का मात्रक। L का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। T का मात्रक, अच्छा ये मीटर तो मीटर का वर्ग हो जाएगा, 2 हो गए ना, L और L 2 है, तो L का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, गुणे T का मतलब है समय मतलब सेकंड, बटा Q का मात्रक, Q मतलब Q बराबर, अच्छा
IIT लिखने की जरूरत नहीं थी, हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते थे, Q बराबर IIT लिखने की जरूरत थी नहीं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको I ही लिख सकते थे। तो ऐसा करो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, IIT लिखने की जरूरत नहीं है, इस एक Q को हटा दो। मैं इसको फिर से यहां से कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। मैं चेंज नहीं करता एक को, क्योंकि बढ़ जाएगा फिर, क्योंकि I जो है एम्पियर होता है, उसका मूल मात्रक ही होता है। तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके ही लिख देता हूं। देखो ऐसा करते हैं, फिर से लिख देता हूं, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये रो का सूत्र था ना, तो रो बराबर क्या है, V बटा I। V का मान कितना है, W बटा Q, ठीक है। बटे में क्या लिखा है बेटा, I, तो बटे में क्या है I, गुणे लिखा है L, तो L बटा A आ गया, ठीक है। सिंपल सा कर लेते हैं, रो बराबर W का मान कितना होता है F और गुणे L, और नीचे आ जाएगा Q, तो नीचे आ जाएगा Q और गुणे I लिखा है, ठीक है। गुणे हो जाएगा L बटे A, L का गुणा हो जाएगा। रो बराबर F बराबर क्या होता है, MA गुणे L स्क्वायर बटे हो जाएगा QIA के। ध्यान से देखना, Q बराबर हम चेंज करेंगे। Q बराबर क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, मैं जानता था Q बराबर 80 लिख सकता हूं बेटा मैं, लेकिन मूल मात्रक में चेंज कर रहा हूं। अब Q बराबर यहां से लिखो, Q बराबर क्या होता है IT, Q की जगह पर क्या लिख दूंगा IT। तो रो बराबर करेंगे तो MAL स्क्वायर बटा I, ठीक है, I और I स्क्वायर गुणे T और गुणे A। अब मैं सबका मात्रक लिखूंगा, ध्यान से देखना, मैं सबका मात्रक लिखूंगा। लिखो मात्रक, ये मैं मूल मात्रक में चेंज करके कर रहा हूं। M का मात्रक क्या होता है बेटा, किलोग्राम, ठीक है। A का मात्रक कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, गुणे T। L का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या है I का मतलब एम्पियर, एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे T मतलब समय, समय मतलब सेकंड हो जाएगा, और एल मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है मीटर का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें कटेंगी इसमें, काटो फटाफट से। मीटर स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा तो इसको लिख लो सिंपल सा, क्या आ गया हमारे पास, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर जो है वो नीचे आएगा, सेकंड का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और 1 सेकंड पहले से यहां पर, तो सेकंड की घात 3 बन जाएगा, और गुणे में लिखा है A की पावर 2। सिंपल सा यही आपका विमीय सूत्र है। किलोग्राम को लिखते हैं हम कैपिटल M मतलब मीटर, मीटर को लिखते हैं L, नीचे बटे में है तो बटे में आ जाएगा T की पावर 3 A की पावर 2, ऊपर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा विमीय सूत्र MLT-3A-2। सिंपल सी बात है, यही आंसर है। थोड़ा लंबा होता है बट आंसर। वैसे तो आपको बल का मात्रक विमीय सूत्र पता होना चाहिए, फटाफट से रख देते हैं आंसर आ जाता, ठीक है। I का विमीय सूत्र आपको पता होना चाहिए, Q का विमीय सूत्र आपको पता होना चाहिए, उससे फटाफट से आ जाता। आज की क्लास के लिए बस इतना ही है, निकालिएगा आप, हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।